नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एमएसएमई की परिभाषा में हुए बदलावों के बारे में। भारत सरकार द्वारा कल 21 मार्च 2025 को एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। उस परिभाषा में क्या बदलाव हुआ है, उस बदलाव से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत एमएसएमई की परिभाषा गढ़ी गई है, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के बारे में बताया गया है। आपको जब पता हो कि एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था तो मशीनरी निवेश के बारे में था कि 25 लाख तक की मशीनरी में निवेश था तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज होता था। 5 करोड़ तक की मशीनरी में निवेश होने पर वो स्मॉल एंटरप्राइजेज होता था, और यदि वो फिर 10 करोड़ तक का हो जाता था तो वो कहलाता था आपका मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन 2020 में 26 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया, क्योंकि जीएसटी रिजाइम के बाद एमएसएमई में निवेश ही नहीं, टर्नओवर को भी इसमें जोड़ दिया गया। आप यदि निवेश सीमा को पार करते हैं, टर्नओवर की सीमा को पार करते हैं, तो आप दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम की परिभाषा किस प्रकार से प्रदर्शित की गई कि यदि आप मशीनरी में निवेश करते हैं और टर्नओवर आपका बढ़ता है तो क्या स्थितियां रहेगी। इसमें एक दूसरा बदलाव ये भी हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स के दो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे, वो कॉन्सेप्ट्स केवल एक कर दिया गया है। इसमें जब 2020 में बदलाव हुआ तो ये तय हुआ कि माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होंगे जो 1 करोड़ तक की मशीनरी में निवेश करते हैं या उनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है। फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज वो कहलाएंगे जिनका 10 करोड़ रुपए तक का मशीनरी में निवेश है या 50 करोड़ रुपए तक का वो टर्नओवर रखते हैं। फिर उसमें मीडियम एंटरप्राइजेज वो होंगे जो 50 करोड़ रुपए तक की मशीनरी में निवेश करते हैं या 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करते हैं, तो वो एमएसएमई की परिभाषा में आएंगे। लेकिन कल 21 मार्च 2025 को भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करके ये एमएसएमई की परिभाषा को एनहांस किया गया है। एमएसएमई की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें यह तय हुआ है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज की जो सीमा थी 1 करोड़ रुपए की, वो 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। मतलब आप माइक्रो एंटरप्राइजेज के रूप में लाभ क्या ले सकते हैं, 2.5 करोड़ तक की मशीनरी में निवेश करने वाला माइक्रो एंटरप्राइजेज हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेज को या स्मॉल एंटरप्राइजेज को, मीडियम एंटरप्राइजेज होने के क्या लाभ हैं, उनके लाभ के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका जो 2.5 करोड़ का टर्नओवर 4 गुना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। मतलब एक माइक्रो एंटरप्राइजेज आज की तारीख में 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर रखता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज कहलाएगा। दूसरा, आप लघु उद्यम की परिभाषा में 10 करोड़ तक की मशीनरी हुआ करती थी, 1 से 10 करोड़ तक की, वो क्या कर दिया, 25 करोड़ रुपए कर दिया गया। मतलब 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के मध्य में वो स्मॉल एंटरप्राइजेज कहलाएगा। और इसका जो टर्नओवर है हमारा, वो क्या कर दिया गया है, 10 से 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो पहले आपका कितना हुआ करता था, 50 करोड़ रुपए हुआ करता था। मतलब 5 करोड़ से 10 करोड़ 50 करोड़ के रूप में हुआ करता था, जिसको 10 से 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरा, मध्यम एंटरप्राइजेज की बात करें तो पहले 50 करोड़ रुपए यदि मशीनरी में निवेश करते थे, अब यदि कोई 125 करोड़ रुपए तक का भी मशीनरी में निवेश करता है तो वो आपका मीडियम एंटरप्राइजेज के रूप में जाना जाएगा। लेकिन इसका जो दायरा था, पहले 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाले मीडियम एंटरप्राइजेज में आते थे, अब 500 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले मीडियम एंटरप्राइजेज में आ रहे हैं। आपको कैसे याद रखना है, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की परिभाषा है, ये 25 के रेशो में है। आप यूँ समझिए 2.5, 25, 125। यदि 25 का रेशो आ रहा है तो ये चीज़ें आप कर लीजिए। 1, 10, 50 पहले आपको याद होगा, वो भूल जाइए। आपको 2.5, 25, 125 का करना है और 4 गुना इसका टर्नओवर बढ़ा दीजिए। मतलब यूं कहें कि कैपिटल आउटपुट रेशो आपका कितना है, इसमें 4 गुना रखा गया है साथियों। आउटपुट रेशो मतलब कैपिटल यदि आपकी 1 है तो उसके अगेंस्ट में 4 गुना आप टर्नओवर कर सकते हैं। 4 गुना आप सेल करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद का सौदा है। तो ये ऐसा कॉमर्स के विद्यार्थी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये परिभाषाएं हुई है। इस परिभाषाओं में बदलाव होने से क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात यह कि यदि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव होता है तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बैंकों का जो प्राथमिकता श्रेणी के ऋण की सुविधा है, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं साथियों,
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आपको सब पता होगा साथियों कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% बैंक को करना अनिवार्य होता है कुल एडवांस का, यदि कुल ऋण का, कुल क्रेडिट का, कुल लोन यदि बैंक करता है तो 40% उसको प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करना अनिवार्य होता है, जिसमें आप सब लोग जानते होंगे कि एग्रीकल्चर में ये 18% होना चाहिए, एमएसएमई में ये आपका 7% होना चाहिए, और फिर अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स में ये आपका कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए, जिसमें आपके एक्सपोर्ट्स यूनिट्स हैं, आपके मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, आपके होम लोन्स की सुविधा है, आपके एजुकेशन लोन की सुविधा अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स में चली जाती है। नरसिम्हा समिति की सिफारिशों से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की अवधारणा आई थी। अब यदि इनका दायरा बढ़ा है, मान लीजिए 500 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली एमएसएमई श्रेणी में आती है, या 125 करोड़ तक की मशीनरी वाली यूनिट्स एमएसएमई की श्रेणी में आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्राथमिकता श्रेणी में अधिकांश लोन मिलेगा, क्योंकि 7% आप करेंगे कि एमएसएमई को 7% लोन मिलता है टोटल लैंडिंग का। आप जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे देश में लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का एडवांस मिल रहा है। 150 लाख करोड़ का मतलब 40%, 60 लाख करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है साथियों। अब 60 लाख करोड़ में हम बात करें कि 7% कितना है, मतलब 150 का 7% हम बात करें तो 10 लाख करोड़ की लैंडिंग एमएसएमई सेक्टर्स को होगी। मतलब सालाना कितना होगा कि 10 लाख करोड़ की लैंडिंग इसमें हो रही है। 10 लाख करोड़ का ऋण आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को मिल रहा है। दूसरी बात आप सब लोग जानते होंगे कि सिडबी का एक फंड है क्रेडिट गारंटी का, CGTMSE। आप सब लोग जानते हैं कि एमएसएमई हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान करता है। एमएसएमई से क्या होता है, न्यूनतम निवेश पे आप अधिकतम उत्पादन, रोजगार, आय, निर्यात सारी चीज़ें सृजित करते हैं। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन होता है। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है। यदि हम क्रेडिट गारंटी दे दें तो क्रेडिट गारंटी की स्थिति आप CGTMSE में है, जो हमारा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, सिडबी के अंतर्गत एक फंड बनाया गया है। वो फंड की 5 करोड़ की सीमा है अभी, मतलब आप 5 करोड़ तक के लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। अब ये संभावनाएं बन रही है जब 2.5 करोड़ रुपए माइक्रो के लिए कर दिया और आपके 25 करोड़ रुपया इसमें स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए कर दिया गया है, तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए निकट भविष्य में 25 करोड़ तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे यूं समझिए हमारे एमएसएमई दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। तीसरी हम बात करें कि एमएसएमई को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकार एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई रोजगार सृजन करते हैं, एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं, एमएसएमई देश के उत्पादन, आय और रोजगार में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इसलिए सरकार का भी फोकस ये होता है कि जो भी अनुदान दिए जाते हैं, चाहे वो पूंजीगत अनुदान हो, चाहे वो ब्याज अनुदान हो मशीनरी पर, वो सारे के सारे अनुदान एमएसएमईज को दिए जाते हैं। अब एमएसएमई को ब्याज अनुदान के दायरे बढ़े हैं साथियों। आप ब्याज अनुदान की हम बात करें या पूंजीगत अनुदान की हम बात करें, चाहे टैक्सेशंस में छूट की बात करें, चाहे हम फीस की बात करें, ड्यूटीज के एग्जाम्पशंस की बात करें, ये एमएसएमई को इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा। तीसरी बात ये है कि आप यदि सरकारी खरीद करते हैं साथियों, सरकारी खरीद आप करते हैं, मतलब आप केंद्र सरकार के कार्यालयों में पदस्थापित हैं या राज्य सरकारों में हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो उसमें नियम यह है कि आपको जो भी कुल खरीद करते हैं उस कुल खरीद का 25% आपको एमएसएमई से खरीदना अनिवार्य है। 25 में भी हम बात करें तो आपको 25 में से भी आपको 6% आपको किससे खरीदना अनिवार्य है, SC/ST उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य है। 3% आपको महिला उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य है। ये 3 साल का जो एवरेज हो 25% आप खरीदते हैं तो आपको सरकारी विभागों को भी एक बहुत बड़ा दायरा मिलेगा कि 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एमएसएमई में
आपको जो होगा उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, आपको बिड में प्रायोरिटी दी जाती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसे बहुत सारी प्रायोरिटी जिसमें तय की गई है जो आपको दी जाती है। पांचवी ये बात है कि यदि आप एमएसएमई हैं, अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड्स में बहुत बड़ा भूचाल सा आया हुआ है, आपका रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है, आप टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विश्व के डायमेंशन से हम देखें, इंटरनेशनल ट्रेड के आयाम से हम देखें, जो एक्सपोर्ट्स यूनिट्स करती है, यदि वो एक्सपोर्ट्स यूनिट्स एमएसएमई हैं तो एमएसएमई को भी प्राथमिकता दूसरे देश देते हैं। हम एक उदाहरण दें अमेरिका के संदर्भ में, अमेरिका ने एक 1974 में जीएसपी बनाया था, जनरलाइज्ड सिस्टम फॉर प्रिफरेंस, जो एमएसएमई उत्पादों को दिया जाता था। जब पिछली सरकार में उसको हटा दिया गया, लेकिन कई देश आज भी जीएसपी जैसी वरीयताएं एमएसएमई को देते हैं। तो एमएसएमई का दायरा बढ़ने से क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स प्रमोशन हमारा होगा। चौथी हम पांचवी बात करें कि एमएसएमई उत्पादों की मार्केटिंग, कभी कभार क्या होता है कि सरकार के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं तो उस पर आपको टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ये सारे के सारे एमएसएमईज को भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एमएसएमई की परिभाषा का दायरा बढ़ने से क्या होगा कि एमएसएमई को बहुत ज़्यादा अनुदान, इंटरेस्ट सबवेंशन, टैक्सेस में छूट, रिबेट्स, ये सारी चीज़ें मिलने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप एमएसएमई हैं, आप यदि किसी कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, आप एलएलपी हैं, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप या पार्टनरशिप फर्म है, आप जो भी फर्म है, वो फर्म को कंप्लायंस देनी होती है एक सालाना। लेकिन यदि आप एमएसएमई हैं तो एमएसएमई को कोई ज़्यादा कंप्लायंस देने की ज़रूरत नहीं होती। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मददगार है, इसलिए एमएसएमई आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरा घाटे का सौदा ये होगा, यदि एमएसएमई का दायरा बढ़ता है तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के भी दायरे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज का जो लाभ है वो छोटे छोटे उद्यमियों को 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख उद्यमियों को नहीं मिलेगा। उसका लाभ बड़ी बड़ी कंपनियां जो आजकल बन रही है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसमें बड़ा फायदा होगा। टैक्सेशंस में भी रिबेट्स छोटी कंपनियों को ना मिलकर बड़ी कंपनियों को मिलने लगेगा, और जो अनुदान का लाभ है वो भी बड़ी कंपनियां लेने लगेगी। एक ड्रॉबैक्स रहेगा, लेकिन ओवरऑल एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव से हमारे देश में उत्पादन, आय, रोजगार, निर्यात आदि सृजित होगा। इसलिए एमएसएमई हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान करती है और यह बदलाव हमारे लिए आज की आवश्यकता थी। कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा जरूर और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।